हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज में हम अर्थशास्त्र विषय को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक सभी कक्षाओं के सभी अध्यायों को कवर कर रहे हैं। और कक्षा 9 से हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अर्थशास्त्र विषय को सबसे पहले स्कूल लेवल पर जो इंट्रोड्यूस किया गया वो कक्षा 9 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसीलिए हम कक्षा 9 से अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में जो एनसीईआरटी का जो विश्लेषण है उस विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। हमने इस सीरीज में हर एक कक्षा के हर एक अध्याय को लाइन बाय लाइन उसको रीड किया है और उसका निचोड़ आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। आप सभी के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो स्कूलिंग कर रहे हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही है, लेकिन जो स्कूलिंग कर चुके हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जो अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं, अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास करती है। वो किस तरह से हमारी बौद्धिक क्षमता में, हमारे फंडामेंटल के विकास में, हमारे जो नींव होती है उसको मजबूत करने में एनसीईआरटी का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप चाहे किसी भी कंपटीशन के संदर्भ में प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो ये एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। हमने आप सबके सामने इस एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उनको हमने कक्षा वाइज, अध्याय वाइज हमने आप सबके सामने ये रखा है। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अर्थशास्त्र एनसीईआरटी कक्षा 9 के अध्याय 1 के संदर्भ में बात करेंगे, जो कि है पालमपुर गांव की कहानी। सबसे पहले स्कूलिंग स्तर पर अर्थशास्त्र को जो इंट्रोड्यूस किया गया वो कक्षा 9 में ही किया गया और आज उसका पहला अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, जो ये महत्वपूर्ण जो कंटेंट है, ये महत्वपूर्ण कंटेंट आप अपने तक सीमित मत रखिएगा और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, इसकी नीड्स है, उन लोगों को भी जरूर पहुंचाइएगा। तो आप अपने तक सीमित मत रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की पालमपुर गांव की कहानी के संदर्भ में कि किस तरह से इस पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया गया है। इस पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। वो किस तरह से अर्थशास्त्र के संदर्भ में, किस तरह से कक्षा 9 में जो हमारा बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास करने का प्रयास किया गया है इस पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से। और पहली बार ही अर्थशास्त्र को इस कक्षा में, कक्षा 9 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए एक एक करके इस पालमपुर गांव की कहानी को समझते हैं। जो ये पालमपुर गांव की कहानी है, इसका उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल्य, महत्वपूर्ण विचारों से परिचित कराना है। और ये एक काल्पनिक कहानी है और काल्पनिक कहानी किस तरह से इस पालमपुर गांव के माध्यम से हमें अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक तरह से हमें मजबूर करती है। और इस कहानी के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को बड़े डिटेल में और बारीकी से हम समझ पाएंगे। पालमपुर में किस तरह से यहाँ पे जो खेती है वो एक प्रमुख क्रिया है और जबकि खेती के अलावा
अन्य क्रियाएं भी वहां पे की जाती है, जिसमें कि लघु स्तरीय विनिर्माण हो गया और डेयरी हो गई और परिवहन आदि यहाँ पे ये कार्य भी किया जाता है। तो किस तरह से हम एक मोटा मोटी जो अर्थव्यवस्था है, हम अर्थव्यवस्था में भी ये देखते हैं, विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि। इक्का दुक्का कृषि के अलावा अन्य कार्यों में भी वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो अन्य कार्य है, अन्य कार्य किस तरह से विनिर्माण हो गया और डेयरी हो गया और परिवहन से संबंधित हो गया। और इस उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। हम चाहे कोई भी कार्य करें, सभी प्रकार के कार्यों में संसाधनों की आवश्यकता होती है। वो जो कुछ संसाधन है, वो कुछ संसाधन हर एक क्षेत्र के लिए वो आवश्यक होते हैं। वो चाहे कृषि करे, वो चाहे विनिर्माण कोई उद्योग से संबंधित कार्य करे, वो चाहे पशुपालन डेयरी करे, वो चाहे परिवहन से संबंधित कुछ भी कार्य करे, उसके लिए कुछ जो संसाधन है वो बहुत जरूरी होते हैं। वो कौन कौन से संसाधन है? जिसमें कि है प्राकृतिक संसाधन। अगर हम कृषि कर रहे हैं, कृषि के लिए भी किस तरह से हमें प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हमें सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है और बीज को उगाने के लिए हमें एक लैंड की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से एक फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए एक लैंड की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ जो कच्चा माल आता है वहां पे जिस कच्चे माल से प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए भी किस तरह से प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं और इनका बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता होती है मानव प्रयास, यानी कि मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण होता है। मानव संसाधन यानी कि मनुष्य। मनुष्य वास्तव में एक संसाधन है अर्थशास्त्र की दृष्टि से। ये इस संदर्भ में है क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य अन्य संसाधनों को उपयोग में लाता है। वो किस तरह से? जब हमारे पास एक लैंड है, एक भूमि का टुकड़ा है, उस भूमि का टुकड़े का तब तक उपयोग नहीं है, तब तक उसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है जब तक एक किसान उस वहां पे बीज को अंकुरित नहीं करेगा, वहां पे अनाज पैदा नहीं करेगा, तब तक वो जो भूमि का टुकड़ा है वो व्यर्थ है। इसीलिए जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन काफी महत्वपूर्ण है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए यहाँ पे मानव प्रयास यानी कि मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुद्रा यानी कि पूंजी की आवश्यकता। वो चाहे खेती करे, वो चाहे विनिर्माण उद्योग करे, वो चाहे सेवाएं करे, परिवहन सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, कुछ भी करे, इनमें भी पूंजी की आवश्यकता होती है। खेती में किस तरह से उपकरणों को खरीदने के लिए, और उद्योगों में भी मशीनों को स्थापित करने के लिए, और इसी तरह से परिवहन की सेवाओं में भी किस तरह से हमें इनमें भी पूंजी की आवश्यकता होती है। इन सब में जो पूंजी की जो आवश्यकता होती है, जो मुद्रा की आवश्यकता होती है, वो कहीं ना कहीं महसूस की जाती है। तब जाकर के हम उस पूंजी की पूर्ति करने के बाद उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे किस तरह से जो किसी भी कार्य को करने के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता होती है, और इन संसाधनों के माध्यम से हम किस तरह से उत्पादन क्रियाओं को बेहतर तरीके से संचालित कर पाते हैं। और पालमपुर गांव जो है उसमें किस तरह से आस पड़ोस के जो यहाँ पे गांव है और कस्बे हैं वो भली भांति से वो आपस में जुड़े हुए हैं, और जो वो आपस में जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। और यहाँ से ये प्रतीत होता है जब ये आपस में गांव एवं कस्बे जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां भी
होती है। और व्यापारिक गतिविधियों के लिए क्या आवश्यक है? वो आवश्यक है कि वहाँ पे परिवहन का विकास होना चाहिए। जब परिवहन का विकास होगा तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक, वो चाहे कम मात्रा में हो, लेकिन व्यापारिक गतिविधियां वहां पे पाई जाएगी। तो इस तरह से जो पालमपुर का जो गांव है, यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां देखी जाएगी। और वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पे परिवहन का विकास है, और परिवहन के विकास में भी यहाँ पे जो सड़क है, सड़क मार्ग का यहाँ पे विकास हुआ है। और आगे है किस तरह से किस गांव में, पालमपुर गांव में यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसमें कि लगभग 450 परिवार यहाँ पे सभी जातियों के मिलाकर के रहते हैं। और इस गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है, और उनके मकान भी बहुत बड़े और पक्के हैं। ये स्वाभाविक है, जो उच्च जाति के लोग रहेंगे तो किस तरह से उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो अधिक होगी, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर होगी। तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि पालमपुर गांव में किस तरह से जो आर्थिक असमानताएं हैं वो आर्थिक असमानताएं हैं। और जो यहाँ पे इस गांव में अनुसूचित जाति के जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनकी संख्या यहाँ पे 1/3 है। और इन दलित वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के जो मकान है वो गांव के एक कोने में है, और काफी छोटे हैं और कच्चे घर है। और इस गांव में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई और विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का यहाँ पे पर्याप्त विकास है। जिससे कहीं ना कहीं ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे तो परिवहन का विकास है, एक यहाँ पे कृषि के साथ साथ यहाँ पे अन्य आर्थिक क्रियाएं भी की जाती है, जिससे कहीं हद तक यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। और एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें ये बताती है कि भारत के गांव की जो मुख्य गतिविधि है वो खेती होती है, और इसके अलावा अन्य उत्पादन गतिविधियां में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। और जैसे कि यहाँ पे विनिर्माण हो गया और परिवहन हो गया, दुकानदारी हो गई, तो इस तरह से ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। यहाँ पे ये टर्म है, ये गैर कृषि क्रियाएं, ये उसे कहा जाता है जहाँ पे कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्य भी किया जाता हो। कृषि के अलावा जो अन्य कार्य किया जाता है वो गैर कृषि कार्य कहलाता है, जिसमें कि विनिर्माण हो गया, परिवहन हो गया, दुकानदारी हो गया, या व्यापार के संदर्भ में कोई भी कार्य हो गया, तो वो गैर कृषि कार्य कहलाता है। और अब हम इसके बाद पालमपुर गांव में उत्पादन की स्थिति को समझेंगे कि उत्पादन किस संदर्भ में किस तरह से होता है। और जो ये पालमपुर गांव है, पालमपुर गांव में वही उत्पादन होता है जिनकी गांव में आवश्यकता होती है, क्योंकि गांव में किस तरह से जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो उस स्तर तक विकसित नहीं हुई है जिससे कि यहाँ पे हर एक क्षेत्र में जो उत्पादन है वो बड़ी तेजी से हो सके, यहाँ पे विनिर्माण का ज़्यादा बोलबाला हो। तो यहाँ पे इन सब के चलते गांव की आवश्यकता के अनुसार ही यहाँ पे उत्पादन होता है। और वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती है। वो चाहे हम किन्हीं भी वस्तुओं का उत्पादन करें, किसी भी तरह की सेवाओं का उत्पादन करें, तो आवश्यकता होती है 4 चीजों की। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं? एक तो है भूमि, और दूसरा है श्रम, और तीसरा है पूंजी, और चौथा है साहस या उद्यमिता। और जो ये 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों के द्वारा उत्पादन पॉसिबल होता है। ये एक तरह से उत्पादन प्रक्रिया में किस तरह से आगे बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो मुख्यतः जो ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। और इन्हीं 4 चीजों के द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन, किसी भी सेवा का उत्पादन अगर हम करेंगे तो इन 4 चीजों को
होना जरूरी है। इन चारों के माध्यम से किस तरह से हम उत्पादन कर सकते हैं। और यहाँ पे अर्थशास्त्र में किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये चार चीजें समझना बेहद जरूरी है। किस तरह से जो भूमि है, भूमि के द्वारा किस तरह से किसी भी उत्पादन करने के लिए ये आवश्यक होता है। और जब हम किसी भी क्षेत्र में उत्पादन करेंगे, वो चाहे हम विनिर्माण के क्षेत्र में देखें या चाहे हम कृषि क्षेत्र में देखें, वो चाहे हम सेवा के क्षेत्र में देखें, जब हम उत्पादन करेंगे तो किस तरह से कृषि में एक भूमि की आवश्यकता होती है, एक लैंड की आवश्यकता होती है जहाँ पे किसी बीज को अंकुरित किया जाता है। और इसी तरह से विनिर्माण के क्षेत्र में कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री स्थापित करनी है, और कहीं ना कहीं किस तरह से ऑफिस को खोलना है, और किस तरह से वहाँ पे जो फैक्ट्री का संचालन करना है, वहाँ पे आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं भूमि की आवश्यकता होती है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंड में वो ऑफिस, वो कार्यालय कहीं ना कहीं वो होगा। और इसी तरह से सेवाओं का जो हम उत्पादन देखते हैं, किस तरह से बैंकिंग सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनके लिए भी किस तरह से हमें किसी कार्यालय की आवश्यकता होती है और किसी एक निश्चित क्षेत्र का चयन करना होता है। वहाँ पे किस तरह से एक भूमि का अपने आप में रोल होता है। और इसी तरह से श्रम, जब किसी एक निश्चित क्षेत्र का हम चयन कर लेते हैं, वहाँ पे कार्य करने के लिए मानव की आवश्यकता होती है, मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, यानी कि श्रम की आवश्यकता होती है। तो उनके बिना किसी भी उत्पादन कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो मानव होता है ना, मानव किसी भी संसाधनों को उपयोग में ला सकता है तब तक वो जो संसाधन है, वो संसाधन की उपयोगिता कुछ नहीं है। मानव संसाधन एक इकलौता ऐसा संसाधन है जो अन्य संसाधनों को वो उपयोग में ला सकता है। तो इसीलिए जो भूमि हो, जो कोई मशीनरी हो, जो कोई फैक्ट्री हो, उसकी तब तक कोई उपयोगिता नहीं है जब तक वहां पे उसको उपयोग में लाने वाला कोई मानव परिश्रम, मानव श्रम ना हो, तब तक वो एक तरह से व्यर्थ होगा। तो इसीलिए जो श्रम है वो श्रम भी आवश्यक होता है। और इसी तरह से पूंजी, वो चाहे कृषि क्षेत्र में देखा जाए, वो चाहे विनिर्माण क्षेत्र में देखा जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, कि उनमें पूंजी की आवश्यकता होती है। और कृषि के क्षेत्र में जो मशीनरी है, जो उपकरण है, उनको खरीदने के लिए किस तरह से पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जो विनिर्माण क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी मशीनरी है, जिनसे जो विनिर्माण कार्य किया जाता है फैक्ट्रियों में, तो उनके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, चाहे फैक्ट्री स्थापित करने में हो। और इसी तरह से साहस यानी कि उद्यमिता, जो साहस है, जो उस कार्य को कर रहा है, उसका संचालन कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, उस साहस, ज्ञान यानी कि उद्यमिता की आवश्यकता होती है, जिससे कि बेहतर तरीके से वो संचालित होता है। तो इस तरह से इन चार चीजों की आवश्यकता होती है। इन्हें कहा जाता है उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन। और किस तरह से इनके बीच जो उत्पादन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको भी समझ लेते हैं। जो भूमि होती है, भूमि के बदले मिलता है किराया। वो चाहे कोई लैंड हो या कोई भूमि में स्थापित कोई फैक्ट्री हो, कोई ऑफिस हो, कोई भी कार्यालय हो, उसके बदले में उसे किराया मिलता है। और जो श्रम है, श्रम को मिलती है मजदूरी, वहां पे कार्य करने वाले जो भी लोग हैं उनको मजदूरी वेतन मिलता है। और इसी तरह से जो पूंजी है, पूंजी के बदले में हमें ब्याज मिलता है। और इस तरह से जो साहस है, उद्यमिता है, उसे किस तरह से यहाँ पे लाभ मिलता है। तो इस तरह से ये उत्पादन के चार कारक यानी कि चार साधन है, जिनके बिना किस तरह से हम उत्पादन को पूरा नहीं कर पाते हैं। और उत्पादन को पूरा करने के लिए, उत्पादन कार्य को संचालित करने के लिए इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के हम उत्पादन कार्य को पूरा कर पाते हैं। तो इस तरह से ये चार उत्पादन के कारक है जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिनको हमने यहाँ पे समझा है।
अब हम इसके बाद पालमपुर में खेती के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से पालमपुर में खेती होती है। और जो खेती है, खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर यानी कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, ये हमने जाना है। और यहाँ पे काम करने वाले जो 75% लोग हैं, उनकी जो आजीविका है वो खेती पर ही निर्भर है। 75% लोग किस तरह से वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो कृषि पर निर्भर है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई ये है कि खेती में किस तरह से जो प्रयुक्त भूमि क्षेत्र है वो स्थिर होता है। ये स्थिर किस संदर्भ में, क्योंकि हम एक सीमा के बाद कृषि भूमि को नहीं बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारे पास। एक सीमा के बाद हम उपलब्ध भूमि पर हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। हम उस भूमि का जो क्षेत्र है वो नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। हालांकि हम आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध भूमि के टुकड़े में टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सीमा तक हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद कृषि भूमि को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ी कठिनाई है कृषि क्षेत्र में। कि फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्या हम उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका ढूंढ पाते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उपलब्ध भूमि पर अधिक पैदावार कर सके? तो इसमें किस तरह से एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करके बहुविधि फसल प्रणाली द्वारा जो कृषि है वो की जाती है, जिससे कई हद तक हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जो यहाँ पे बहुविधि फसल प्रणाली है, बहुविधि फसल प्रणाली यानी कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल जब पैदा की जाती है उसे हम बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलों का पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15 वर्षों से वो तीसरी फसल के रूप में वो आलू का पैदावार कर रही है। तो इस तरह से जो बहुविधि फसल प्रणाली है, इसके माध्यम से भी हम एक हद तक हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो हम पैदावार बढ़ा सकते हैं वो आधुनिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से, किस तरह से आज के समय में नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इजाद हुआ है, उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा हम कृषि पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और किस तरह से 1960 के दशक के अंत में भारत में हरित क्रांति के माध्यम से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया और जिसके माध्यम से जो कृषिगत जो पैदावार है वो बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ पे हरित क्रांति में किस तरह से उच्च निवेश एवं तकनीकी आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पे हरित क्रांति के तहत उच्च निवेश की आवश्यकता इस संदर्भ में थी कि किस तरह से यहाँ पे जो इसके कृषि का जो उपकरण है उनका प्रयोग किया जाता था और सिंचाई के जो साधन है और जो नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हरित क्रांति के तहत जो पैदावार है वो बढ़ने लगी। और इसीलिए हरित क्रांति के चलते यहाँ पे उच्च निवेश एवं तकनीक की आवश्यकता थी और जिसके माध्यम से हम पैदावार को बढ़ा सकते थे। और अब हम पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित थी उसको समझें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ से हमें आर्थिक स्थिति का एक मोटा मोटा पता चलेगा और दूसरा ये मालूम होगा किस तरह से जो आर्थिक संसाधन है उस संसाधन का वितरण किस तरह से है, किस तरह से लोगों के बीच जो आर्थिक संसाधन है, जो रिसोर्सेज है,
वो कितने किन लोगों के पास है, जिससे हमारे पास आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति इन सब का एक तरह से मोटा मोटा एक तरह से परिचय हो जाएगा। जिसमें कि जो पालमपुर है, पालमपुर जो गांव है, यहाँ पे 150 परिवार है और जिसमें कि लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से मजदूर है और जो अधिकांश ये एक तरह से दलित है। यहां से सामाजिक स्थिति मालूम हो गई कि अधिकांश दलितों के पास जो पालमपुर के जो गांव है उसमें किस तरह से अधिकांश दलितों के पास भूमि नहीं है, वो भूमिहीन है। वो एक तरह से मजदूरी करके वो अपना जो भरण पोषण है वो करते हैं। और जो बाकी परिवार है 240 परिवार, उनके पास भूमि है और वो भूमि भी 2 हेक्टेयर से कम है। छोटे भूमि के टुकड़े पे वो खेती करते हैं और छोटे टुकड़ों पर जब वो खेती करते हैं ये किसान एक तरह से इनके पास अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनके पास आमदनी नहीं हो पाती है। और पालमपुर में जो बड़े किसान है वो 60 परिवार है और इनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है और कुछ ऐसे बड़े किसान भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। तो इस तरह से यहाँ पे पालमपुर के गांव में जो सामाजिक स्थिति है वही मालूम हो गई और जो आर्थिक स्थिति है वही मालूम हो गई और किस तरह से इनमें आर्थिक संसाधनों का वितरण है और किस तरह से यहाँ पे जो छोटे किसान है और यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कृषिगत जो मजदूर है उनके पास किसी भी तरह की भूमि नहीं है। ये एक तरह से मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं और जो बड़े बड़े किसान है वो किस तरह से उनके पास बहुत अधिक मात्रा में जो भूमि है वो है और किस तरह से उनके पास जो छोटे किसान है वो मजदूरी करते हैं। और श्रम की व्यवस्था, अगर हम श्रम की व्यवस्था की बात करें जिसमें कि भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। जो यहाँ पे पालमपुर गांव में जो छोटे किसान है वो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में श्रम की व्यवस्था ही करते हैं। वो किस तरह से अपने परिवार के साथ अपने खेतों में ही श्रम की व्यवस्था करते हैं और जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को मजदूरी पे लगाते हैं और जब वो मजदूरी पे लगाते हैं और उनकी जो मजदूरी होती है वो मजदूरी अलग अलग मौसम अलग अलग फसल के लिए वो भिन्न भिन्न होती है। वो निश्चित नहीं है, वो निर्धारित नहीं है, वो अलग अलग मौसम अलग अलग फसल के लिए वो भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह से जो छोटे किसान होते हैं, छोटे किसान अपने ही परिवार के सदस्यों के द्वारा वो श्रम की व्यवस्था करते हैं और जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान छोटे श्रमिकों को किस तरह से अपने वहाँ काम देते हैं और उनकी जो मजदूरी है वो निर्धारित नहीं होती है, वो मौसम और फसल के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है। अगर हम कृषि क्षेत्र में पूंजी के संदर्भ में बात करें कि किस तरह से खेतों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, आधुनिक तरीकों के साथ खेती करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक पूंजी की जब आवश्यकता होती है, जो छोटे किसान है, छोटे किसान किस तरह से इस पूंजी की व्यवस्था वो नहीं कर पाते हैं और जिसके लिए उन्हें बड़े किसानों, साहूकारों आदि से उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। जब वो बड़े बड़े किसानों और साहूकारों से वो कर्ज लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस कर्ज के बदले जो ब्याज देना पड़ता है वो ब्याज की दर उच्च होती है। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, बड़े किसान किस तरह से वो बड़े किसान जो पूंजी की व्यवस्था है वो खुद से ही कर पाते हैं, क्योंकि बड़े किसानों को खेती से किस तरह से उनको पर्याप्त मात्रा में उसको बचत हो पाती है और उस बचत को ही किस तरह से वो पूंजी के रूप में वो उसका प्रयोग करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम उसके पास है जो छोटा किसान है। वो छोटा किसान
बड़े बड़े जो कृषि का जो उपकरण है और जो कीटनाशक से संबंधित जो दवा है उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। और वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसके पास पूंजी की व्यवस्था नहीं है। और पूंजी की व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि वो छोटा किसान है, उसका उतना पैदावार नहीं होता है कि वो उसको बेच करके वो पूंजी की व्यवस्था कर सके। तो इस तरह से पूंजी की व्यवस्था छोटा किसान नहीं कर पाता है। और अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, पालमपुर गांव में किस तरह से जो अधिशेष कृषि उत्पादों की जो बिक्री है वो किस संदर्भ में की जाती है। जो छोटा किसान होता है उसके पास बहुत कम अधिशेष है, उसका बहुत कम अधिशेष होता है क्योंकि वो छोटा किसान है, उसकी अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं होती है। और जब अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं होती है तो उसके पास कोई अधिशेष नहीं होता है। जो भी अधिशेष होता है वो परिवार की आवश्यकता के लिए रखा जाता है ताकि परिवार की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल किया जा सके। और जो बड़े किसान हैं, बड़े किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है, उसका अधिशेष होता है, उस अधिशेष को वो बाजार में उसको बेचता है। और बाजार में किस तरह से व्यापारी उसे खरीदता है और आगे वो गांव, कस्बों, शहरों में वो उनकी दुकानों में वो बेचता है। तो इस तरह से जो कृषिगत उत्पाद है उनकी बिक्री में किस तरह से जो बड़े बड़े किसान है उन बड़े बड़े किसानों का ही रोल है। छोटे किसान अपनी ही जरूरतें वो किसी तरह से वो पूरी कर लेते हैं। तो इस तरह से अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री पालमपुर गांव में होती है। और पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, कृषि के साथ साथ किस तरह से यहाँ पे इस गांव में गैर कृषि क्रियाएं भी होती है। और इस गांव में, पालमपुर गांव में कृषि क्रिया एक प्रमुख क्रिया है, लेकिन यहाँ पे कृषि के अलावा गैर कृषि क्रियाएं भी यहाँ पे संचालित होती है। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है, लेकिन पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। और ये गैर कृषि कार्य है। गैर कृषि कार्य वो होते हैं जब कृषि कार्य से हट करके कोई अन्य कार्य किया जाए, वो कोई भी हो सकता है कृषि के अलावा, वह ही गैर कृषि कार्य होता है। जिसमें कि डेयरी, पालमपुर गांव में डेयरी कार्य भी कहीं ना कहीं ये बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। लेकिन किस तरह से यहाँ पे जब डेयरी का संचालन किया जाएगा तो यहाँ पे इस पालमपुर गांव में दुधारू पशु भी पाले जाते हैं। और ये दुधारू पशुओं के पालने के साथ साथ यहाँ पे इन पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था किस तरह से की जाती है। इस गांव में ऐसी फसलें उगाई जाती है जो कहीं ना कहीं चारे की व्यवस्था करती हो, जिससे कि उन पशुओं के लिए, उन दुधारू पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी हो जाती हो। तो इस तरह से ये आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है पालमपुर गांव में, जो किस तरह से डेयरी के संदर्भ में यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो उन दुधारू पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करता हो, चारे की व्यवस्था करता हो। तो इस तरह से ये पशुपालन भी यहाँ पे पालमपुर गांव में किया जाता है। और पालमपुर गांव में लघु स्तरीय विनिर्माण पालमपुर गांव में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कम स्तर पे होता है ये विनिर्माण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हैं। और जहां पर छोटे पैमाने पर विनिर्माण किया जाता है, विनिर्माण पारिवारिक श्रम के द्वारा ये किया जाता है। कभी कभार ही किसी को यहाँ पे मजदूरी पे रखा जाता है। तो किस तरह से ये जो विनिर्माण कार्य है, ये विनिर्माण कार्य पालमपुर गांव में होता है और यहाँ पे छोटे पैमाने में होता है ये विनिर्माण कार्य। और यहाँ पे इस विनिर्माण कार्यों में जो परिश्रमिक है, परिश्रमिकों के लिए किस तरह से अपने परिवार का ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और कभी कभार अगर ज़्यादा काम हो, ज़्यादा आवश्यकता होती है तो मजदूरी पे किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन
पालमपुर गांव में जो विनिर्माण कार्य है वो बिल्कुल कम मात्रा में किया जाता है। यहाँ पे 50 से कम लोग ही विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं। और इसको हम इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं, विनिर्माण कार्य के लिए पूंजी बहुत मात्रा में लगती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। और किस तरह से गांव देहात में जो विनिर्माण है, विनिर्माण का वर्चस्व कम होता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इस तरह से ये मोटा मोटा जो पालमपुर गांव में है, यहाँ पे जो लघु स्तरीय जो विनिर्माण उद्योग है वो इस संदर्भ में है, जो कि जिसमें 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं। अगर हम पालमपुर में दुकानदारों के संदर्भ में बात करें कि किस तरह से दुकानदारी व्यवस्था है, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं। पालमपुर में जो व्यापारी है वे दुकानदार होते हैं जो शहर के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में ला करके वो बेचते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ गांव की जो ज़रूरतें हैं उन्हीं ज़रूरतों के संदर्भ में ही यहाँ पे व्यापार होता है। और वो व्यापार इस संदर्भ में है कि शहरों से, थोक बाजारों से वो सामान खरीद के लाया जाता है और गांव की दुकानों में बेचा जाता है। इस हद तक यहाँ पे जो व्यापार है इस संदर्भ में होता है। और परिवहन सेवा, हमने ये जाना है कि किस तरह से पालमपुर गांव में परिवहन सेवाओं का विकास है और यहाँ पे सड़क मार्ग का विकास है, जिसमें कि सड़क मार्ग के माध्यम से किस तरह से व्यापारिक गतिविधियां भी होती है। जब सड़क माध्यम का विकास है तो कहीं ना कहीं परिवहन की जो सेवा है, परिवहन की सेवा भी यहाँ पे संचालित होती है। पालमपुर में कई लोग रिक्शे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ी चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल है। ये लोग लोगों को और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से जो परिवहन सेवाओं में जो लगे हुए लोग हैं वो अपनी आजीविका इस तरह से चलाते हैं। तो इस तरह से ये परिवहन सेवाओं के संदर्भ में कि किस तरह से पालमपुर गांव में परिवहन सेवाओं का विकास है, किस तरह से लोग परिवहन सेवाओं में लगे हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत हमने NCERT अर्थशास्त्र विषय में कक्षा 9 के अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के संदर्भ में बात की है। ये जाना है कि किस तरह से पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करने का यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से प्रयास किया गया है। हमने इस वीडियो के अंतर्गत आपको इस पालमपुर कहानी के संदर्भ में एक निचोड़ देने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप मुझे दीजिएगा इजाज़त।